हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सोंगशी को दिखाया जाता है। उसका पति वोंग उसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सोंगशी उसका साथ नहीं दे रही होती क्योंकि उसे याद आ रहा होता है कि वोंग के साथ उसकी शादी को काफी टाइम गुजर चुका है। लेकिन उसके बावजूद जब उसके बेटे को एक इवेंट में अवार्ड मिलने वाला था तो वोंग वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड जिया को लेकर आ गया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सोंगशी अपने बेटे के लिए केक लेकर आ रही होती है और वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अंदर जिया और वोंग बच्चे के साथ सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये देखकर जिया को तो बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। वो अपने पति को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन वो ये कह कर कॉल कट कर देता है जरूर ये कोई फिजूल कॉल है, इसीलिए वो कॉल अटेंड भी नहीं करता। जिया ये देखकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और चुपचाप वहाँ से वापिस आ जाती है। प्रेजेंट में वोंग उसे बोल रहा होता है तुम मेरे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही हो। जिया बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। वोंग उसे अपना कार्ड देकर बोलता है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ। इस तरीके से डिवोर्स का बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो रूम से बाहर आ जाता है। सोंगशी भी उसके पीछे बाहर आ जाती है और उसे बोलती है मैं तुमसे सच बोल रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही। मुझे सच में डिवोर्स चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारी वो सेक्रेटरी जिया है ना। तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है। वो को उसके नाम से बुला रही होती है। जिया तो इतराने लग जाती है। ओह सॉरी, क्या मैंने तुमको डिस्टर्ब कर दिया। सोंगशी बोलती है तुमने तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, तुम एकदम सही टाइम पर आई हो। वोंग बोलता है बस इसका दिमाग खराब हो गया है। ये बोलकर वो जिया के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सोंगशी बोलती है इन डिवोर्स पेपर को ले लो और इन पर साइन कर देना। वोंग उन डिवोर्स पेपर को नीचे फेंक देता है और जिया के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सोंगशी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सोंगशी अपने बेटे को खाना दे रही होती है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। जो भागता हुआ उसके पास आता है और बोलता है आंटी आप मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। प्लीज आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ ना। जिया बोलती है अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो तुम्हारी मोम कहाँ पर जाएंगी। जो बोलता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ फ्रेंच भाषा में बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये बोलकर वो उसका बाजू खींचकर टेबल पर लेकर आ जाता है। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज में वो उनसे अपनी मोम के बारे में बात करने लग जाता है कि मेरी मोम तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सोंगशी सोच रही होती है जो और उसके डैड फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि मुझे पता न चले कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। सोंगशी को ऐसे खामोश देखकर जिया बोलती है आपको भी ये लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए ताकि आप अपने बेटे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। जो बोलता है मेरी मॉम इतनी ज्यादा हार्ड स्टडी नहीं कर सकती, उन्होंने तो बस प्राइमरी स्कूल तक स्टडी की है, वो बस घर पर ही रहती है और हमारी टेक केयर करती है, इसीलिए तो आप मुझे अच्छी लगती है। अभी जिया को छींक आने लग जाती है तो मिस्टर वोंग उसे अपना कोट पहना देता है और जो भी जिया को पानी दे देता है। सोंगशी को याद आता है एक बार उसे भी छींक आई थी। जो गुस्से में उसे बोलता है मामा क्या आप मुझे अपना इन्फेक्शन दे दोगी। वोंग ने भी उसे कहा था कि मास्क पहन कर रखा करो। ये सब याद कर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही होती है और वोंग को बोलती है मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोला था। जो बोलता है डैड अगर मोम आपको डिवोर्स देना चाहती है तो आप दे दीजिए ना, उसके बाद हम जिया आंटी को अपने घर पर ले आएंगे। वोंग बोलता है भले ये घर पर रहे या ना रहे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जिया पूछ रही होती है क्या सोंगशी वाकई आपसे डिवोर्स लेना चाहती है। वोंग बोलता है अगर मैं उसे डिवोर्स दे भी दूँ तो वो कहाँ पर जाएगी, उसके पास रहने के लिए कोई और दूसरी जगह ही नहीं है और वैसे भी मैंने उसे लग्जरी लाइफ दे रखी है, वो इस लाइफ को छोड़कर कहीं और जा ही नहीं सकती। दूसरी तरफ हमें सोंगशी को दिखाया जाता है। मेड को बोलती है इन सारी चीजों को बेच दो क्योंकि अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। के बाद वो बड़े अच्छे से तैयार होती है और बोलती है आज मेरी आजादी का पहला दिन है। बोलकर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वोंग और जो को दिखाया जाता है जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और वोंग की मदर भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। वोंग की मॉम मेड को डांटते हुए बोलती है तुमने कैसा खाना बनाया है, तुम्हें खाना बनाने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। बोलती है सॉरी पर हमेशा खाना मिस सोंगशी बनाती थी, मुझे इतना मालूम नहीं है कि कैसा बनाना था, इसलिए मुझसे जैसा बना मैंने बना दिया। दूसरी तरफ हमें उनका डॉग भी दिखाया जाता है जिसने अभी तक कुछ नहीं खाया होता। मेड बताती है इसने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, ये भी मिस सोंगशी के हाथ से ही खाना खाता है।
इसके बाद वो गुस्से से रूम में सोंगशी को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सोंगशी नहीं होती। जो बोलता है डैड जल्दी से मॉम को कॉल करो, मुझे उनके हाथ का बना हुआ खाना ही खाना है। मॉम उसके नंबर पर कॉल करता है, लेकिन उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा होता है। उसी तरफ सोंगशी अपनी फ्रेंड जीजी के पास जाती है। जीजी बोलती है तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का कमीना है, उसने तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं की। उन्हें अपना करियर अपने हस्बैंड और बेटी के लिए बर्बाद कर रख दिया। उन्हें तो मालूम ही नहीं है तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो। सोंगशी बोलती है उन्हें लगता है कि मुझे ट्रांसलेशन करनी नहीं आती है, इसीलिए वो मेरे सामने कोर्स वर्ड्स में बातें करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं। उसकी फ्रेंड उसकी ट्रॉफीज की तरफ इशारा करते हुए बोलती है तुमने तो ट्रांसलेशन में बीजिंग की यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक की पोजीशन हासिल की थी। सोंगशी जैसे ही अपनी ट्रॉफी को देखती है तो उसे याद आता है उसे तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर के लिए अवार्ड भी मिला था। सोंगशी बोलती है मैं अपनी ट्रांसलेटर की जॉब को फिर से शुरू करना चाहती हूँ। वो बोलती है इसके लिए मिस्टर यांग जी तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, तुम्हें पर्सनली उनसे जाकर मिलना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है, जल्द ही मान जाएंगे। सोंगशी बोलती है ठीक है फिर मैं उनसे मिल लूंगी। दूसरी तरफ हमें यांग जी को दिखाया जाता है ऑफिस मीटिंग में बिजी होता है। अभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर वांग और जिया साथ में बैठे हुए होते हैं। जिया बोल रही होती है जो चाहता है कि मैं उसकी मॉम बन जाऊँ, आप मुझे अपने घर कब लेकर जा रही हैं? वांग बोलता है ऐसा सोचने की तुम कोशिश भी मत करना। जिया बोलती है इट्स ओके, लगता है अभी तुम्हें टाइम चाहिए, बाद में बता देना। तभी वो जिया को देखते हैं जो रेड कलर का ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर वहाँ पर आ रही होती है। वांग उसे देखकर सोच रहा होता है सोंगशी तुम मेरे बिना नहीं रह पाई ना, आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही गई। लेकिन वो तो उसके बगल से गुजर जाती है और मिस्टर यांजी की टेबल पर बैठते हुए बोलती है मुझे माफ करना मिस्टर यांजी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। मिस्टर यांजी बोलता है इट्स ओके, मैं भी अभी यहाँ पर आया था। वांग तो गुस्से से उन दोनों को ताड़े जा रहा होता है, उसकी तरफ जाने भी लगता है, लेकिन जिया उसका हाथ रोक लेती है। जिया बोलती है मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, इसने थोड़े टाइम पहले ही तो तुम्हें छोड़ा था और इसने इतनी जल्दी दूसरे आदमियों को सेड्यूस करना भी शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ जी उसकी डिग्री देख रहा होता है। यहाँ से उसे बोलता है आप तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और हमारी कंपनी में बस टैलेंटेड लोगों की कमी है। अभी वेट्रेस वहाँ पर केक लेकर आ जाती है। सोंगशी बोलती है सॉरी आज आपका बर्थडे है पर मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आ पाई। लेकिन यहाँ से तो मन में सोच रहा होता है तुम्हें इतने टाइम के बाद देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। वो बोलता है मैंने सुना है तुम्हें बहुत ही अच्छे से गाना आता है, क्या तुम मेरे लिए कोई गाना गा सकती हो? सोंगशी उसकी बात मानकर पियानो प्ले करने के लिए चली जाती है। वो बड़े अच्छे से पियानो बजा रही होती है। तभी वोंग उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे उठा देता है और बोलता है इसी आदमी की वजह से तो मुझे डिवोर्स दे रही हो ना, याद करो जरा किस तरीके से तुम मुझे पियानो बजाकर सीड्यूस किया करती थी। सोंगशी उसे एक चाटा लगा देती है और बोलती है मुझ पर इस तरीके की इल्जाम लगाना बंद करो, वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वोंग दोबारा से फिर से उसका बाजू पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे साथ घर चलो। सोंगशी पानी का गिलास पकड़ती है और उसके मुँह पर फेंक देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर यांसी भी आ जाता है और वो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलता है। मिस्टर यांशी उसे बोलता है कि आज की रात तुम मेरे साथ डिनर कर सकती हो। सोंगशी बोलती है नहीं क्योंकि आज थोड़ा टाइम मैं अकेले स्पेंड करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर यांशी फ्लैशबैक में खो जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर यांशी जब कॉलेज में था कुछ लड़के उसे बुली करते हुए बोल रहे होते हैं एक गरीब माँ बाप के बेटे हो, तुम भला लैंग्वेजेस की जॉब कैसे कर सकते हो। अभी सोंगशी वहाँ पर आ जाती है और उन लड़कों को बोलती है ये काम ना कोई भी कर सकता है, तुम्हें बस बोलने की तमीज होनी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिस्टर यांशी को तो उसका चेहरा हमेशा के लिए याद हो जाता है कि उसने उसकी हेल्प जो की थी। इसके बाद वो अम्ब्रेला लेकर वहाँ से जाने लगता है और सोंगशी को बोलता है आपके साथ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना पूरा टाइम देंगी। सोंगशी बोलती है मैं इसके लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में वोंग जैसे ही घर आता है तो मेरू से बताती है कि आपके बेटे को काफी ज्यादा फीवर है, जिसके बाद वो अपने बेटे को आकर देखता है और वो अपनी वाइफ सोंगशी को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी मेड का मोबाइल लेकर उसे फोन करता है तो कॉल लग जाता है। वोंग उससे मेडिसिन के बारे में पूछता है। वो बोलती है जोजो ने कोई आइसक्रीम तो नहीं खाई है। अभी मेड उसे बताती है आज मिस जिया ने इसे आइसक्रीम खिलाई थी। जिसके बाद सोंगशी वोंग को जोजो की मेडिसिन के बारे में बता देती है। जैसे ही वो उसे मेडिसिन देता है तो जोजो बेहतर फील करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जोजो बार बार अपनी मोम को ही पुकारे जा रहा होता है। वोंग उसे बोलता है जोजो को देखने के लिए घर आ जाओ, उसके बाद मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा।
उसके बाद वो जल्दी से जाकर डोर ओपन करता है, लेकिन उसके सामने जो जिया खड़ी होती है जो एक पार्टी के बारे में उससे बात करने के लिए आई होती है। तो वो उसे अंदर बुला लेता है। तभी सोंगशी भी वहाँ पर आ जाती है, जो के लिए सूप बनाकर लेकर आई होती है। उसे वो सूप पिलाने लग जाती है। इसे पीने के बाद तुम्हारा पेट दर्द एकदम गायब हो जाएगा। जो बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए मॉम। बोलकर वो उसके हाथ से सूप भी नीचे गिरा देता है। आप मेरे पास से चली जाओ, मुझे आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सोंगशी गुस्से से वहाँ से बाहर आ जाती है। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सोंगशी बोलती है कि आप डिवोर्स पेपर पर साइन कर दीजिए। लेकिन वोंग उसका बाजू पकड़कर उसे वार्डरोब वाले रूम में लेकर आ जाता है। उसे सारी चीजें दिखाकर बोलता है देखो जरा, यहाँ पर सारी ब्रांडेड चीजें हैं, के अलावा और तुम्हें क्या ही चाहिए? तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। सोंगशी बोलती है मैं आपकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे पास करने के लिए और भी काम है। वोंग बोलता है तुम एक हाउस वाइफ हो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है, ना ही तुम्हारे पास कोई टैलेंट है। आखिरकार तुम मेरे बगैर कर भी क्या लोगी? वो सोंगशी के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी उन दोनों के सामने जिया आ जाती है, जिसने शॉर्ट सी ड्रेस पहनी होती है। सोंगशी जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो वोंग को एक चाटा धर देती है। वाह, तुमने इसे भी यहाँ पर बुलाया हुआ है? तुम जानबूझकर मुझे जलील करना चाहते हो ना? वोंग बोलता है ये तो बस यहाँ पर काम के लिए आई थी। सोंगशी बोलती है अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे तो जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वोंग भी गुस्से में उन पेपर पर साइन कर देता है, जिसके बाद सोंगशी वहाँ से जाने लगती है। तभी जिया उसके पास आती है और उसका लंच बॉक्स उसे पकड़ाते हुए बोलती है अपना डब्बा तो लेती जाओ। तुम अपनी चीजें यहाँ भूल कर जा रही हो तो अपना सामान लेकर जाओ, ताकि बहाना ना हो दोबारा वापस आने का। और फिर वो सोंगशी को अपनी रिंग दिखाते हुए बोलती है मैं और वोंग जल्द ही एंगेजमेंट करने वाले हैं, उसके बाद शादी भी कर लेंगे। सोंगशी बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो छुटकारा मिल जाएगा। और लंच बॉक्स को डस्टबिन में डालकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक इवेंट चल रहा होता है, जहाँ पर सभी ट्रांसलेटर को बुलाया गया होता है। यहाँ पर जिया भी वोंग के साथ आई होती है। जिया बोल रही होती है आज तो डायरेक्टर मुझे ही सेलेक्ट करेंगे ट्रांसलेशन करने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही मिलेगा, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है। तभी डायरेक्टर वहाँ पर आ जाता है। जिया अपना इंट्रोडक्शन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे बोलते हैं हमने आपको नहीं किसी और को बुलाया था। अभी सोंगशी भी अपने असिस्टेंट के साथ एटीट्यूड के साथ वहाँ पर आ रही होती है। जिया सोंगशी को देखकर बोल रही होती है अरे ये तो हाउस वाइफ है, इसे तो ढंग से बोलना भी नहीं आता है, ट्रांसलेशन क्या खाक करेगी? वोंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सोंगशी बोलती है मैं यहाँ पर वो करने के लिए आई हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वोंग बोलता है तुमने जिया के साथ बदतमीजी की है, इसलिए उससे माफी मांगो। वोंग बोलता है हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए तुम मुझ पर अपना हुक्म नहीं जमा सकते हो, मैं इससे माफी नहीं मांगने वाली। ये बोलकर वो वोंग को साइड करती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। जिया उसकी सीट की तरफ देखती है, जो कि डायरेक्टर ऑफ ट्रांसलेटर की सीट होती है। जिया उसे बोलने लग जाती है ये कोई आम सीट नहीं है जो यहाँ पर आकर बैठ गई। अगर हमारे डायरेक्टर यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हें निकाल देंगे और डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सोंगशी बोलती है तुम्हें ना सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिया बोलती आखिरकार तुम्हें यहाँ पर बैठने का राइट किसने दिया है? तभी वहाँ पर मिस्टर यांसी आ जाता है और बोलता है मैंने इन्हें यहाँ पर बैठने के लिए कहा है। जिया बोलती है मुझे तो देखते ही पता चल गया था, यकीनन इस लड़की ने तुम्हें सेड्यूस किया होगा हमारे साथ बेड शेयर कर, इसीलिए तो आज वो इस सीट पर बैठी हुई है। इसके अलावा तो ये सिर्फ एक हाउस वाइफ है और इसमें कोई क्वालिटी नहीं। जिया के साथ दूसरी लड़की भी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग उसे बुली करने लग जाते हैं। सब लोग सोंगशी को काफी ज्यादा बातें सुनाने लग जाते हैं, लेकिन वो उनकी किसी बात का कोई आंसर नहीं करती। वोंग उसे बोलता है तुम होते को ना मेरी वाइफ के इतने ज्यादा क्लोज जाने वाले। तभी मिस्टर यांसी की सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और उसको डॉक्यूमेंट देती है। वोंग भी उसका नाम सुनकर हैरान हो जाता है, क्या ये सच में मिस्टर यान जी है? यान जी सोंगशी को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। उसके बाद वोंग भी जिया के साथ जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिया उसे रिलैक्स करके बोलती है थोड़ी ही देर में फॉरेनर टीम यहाँ पर आने ही वाली होगी, फिर देखना सोंगशी की सबके सामने किस तरीके से इंसल्ट होगी। तभी एक गेस्ट अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर आ जाता है। वोंग और जिया उसे वेलकम करने के लिए जाते हैं। जिया तो उन दोनों से इंग्लिश में बात करने लग जाती है। वोंग गुस्से में उसे बोलने लग जाता है मैंने तुम्हें पहले ही डॉक्यूमेंट सेंड किए थे ना, क्या आज यहाँ पर अरबी गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें अरबिक भाषा में ही बात करनी होगी। जिया बोल दिया मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने पेपर्स को ठीक से नहीं देखा था।
शेख उसे बोल रहा होता है, आप हमारे साथ इंग्लिश में बात कर कर हमारी इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। आपको हमारे साथ हमारी ही लैंग्वेज में बात करनी होगी, क्योंकि मैंने स्पेशली ट्रांसलेटर की डिमांड की थी। तभी सोंगशी मिस्टर यांशी के साथ वहाँ पर आ जाती है। वो उन दोनों को ग्रीट करती है और अरेबिक भाषा में बात करती है। ये देखकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। जिया को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सोंगशी को बोलती है, लगता है तुम पूरी तैयारी कर कर आई हो। सोंगशी बोलती है, मुझे तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इन सब चीजों में एक्सपर्ट हूँ। तभी मिस्टर यांसी उन दोनों को वहाँ पर वेलकम बोलता है। वोंग तो बस उनकी तरफ देखे ही जा रहा होता है और सोच रहा होता है, सोंगशी तुम्हें तो काफी ज्यादा टैलेंट है, पर पहले मुझे इस बात का पता क्यों नहीं था? पता नहीं तुमने कौन कौन से राज मुझसे छुपा रखे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सोंगशी को दिखाया जाता है जो ट्रांसलेशन की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जिया उसके पास आकर बैठ गई होती है। वो उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी और उसे जानबूझकर यहाँ वहाँ की बातें किए जा रही होती है, लेकिन सोंगशी भी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। जिया उसे बोलती है, तुम्हें मालूम है वोंग मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी भी करने वाले हैं। वो तो तुम्हें जरा भी नहीं चाहता। इवन जोजो ने गुड लक वाला बैंड भी मेरे हाथ में पहना दिया है, क्योंकि आज मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस बैंड को देखकर सोंगशी को याद आता है, ये बैंड तो उसने जोजो के हाथ पर बांधा था जब वो अपने एग्जाम देने के लिए जा रहा था। लेकिन सोंगशी को तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो बोलती है, देखो तुम तो आगे बच्चे पैदा कर नहीं सकती, इसलिए जोजो तो तुम्हें पला पलाया मिल गया है, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, इसलिए खूब एंजॉय करो। ये बोलकर वो अपने हेडफोन पहन लेती है और ट्रांसलेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर वोंग बोल रहा होता है, मिस्टर यान जी देखना हमारी टीम कितना अच्छा ट्रांसलेट करेगी, तुम हमारी टीम से हार जाओगे। यान जी बोलता है, फैसला आने से पहले तुम किसी को जज नहीं कर सकते। तभी मिस्टर वोंग को स्पीच देने के लिए इनवाइट किया जाता है और उनकी ट्रांसलेशन जिया ने करनी होती है। जिया काफी अच्छी ट्रांसलेशन करती है और उसे अच्छे पॉइंट्स भी मिलते हैं। इसके बाद सोंगशी की बारी आती है। वो भी अच्छे से ट्रांसलेशन कर रही होती है, लेकिन तभी उसका माइक रुक जाता है, क्योंकि जिया ने पहले ही उसके माइक पर पानी फिकवा दिया था, इसीलिए उसका माइक चलते चलते रुक जाता है। इसलिए वो दूसरा माइक पकड़ती है और स्टेज पर ही चली जाती है और अच्छे से ट्रांसलेशन कर देती है। ये देखकर शेख तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और सबसे पहले क्लैपिंग करने लग जाता है। पर बाकी सभी लोग भी उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। उसे बोलता है, हम तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों के साथ। जिया को तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो शेख को आकर भड़काने लग जाती है। इस लड़की के पास किसी भी चीज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसने जो कुछ भी ट्रांसलेट किया है वो सब कुछ एक फेक रिकॉर्डिंग थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, वो उसे रिंग देते हुए प्रपोज करता है। सोंगशी उसे बताती है, लेकिन मैंने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है। लेकिन वोंग बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हुई है या नहीं। जिसके बाद उसने उसके साथ शादी कर ली होती है। प्रेजेंट में वोंग बोल रहा होता है, बेशक तुम मेरी वाइफ हो, पर इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सोंगशी बोलती है, तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो और मैंने कभी तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रखी कि तुम मेरी कोई हेल्प भी करोगे, और वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी के इतने सारे साल तुम्हारे साथ बर्बाद ही तो किए हैं। बोलती, हाँ मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि मैंने ये डिग्री हासिल की है। के बाद जिया बोलती है, देखो इसने खुद अपने मुंह से बोल दिया है। तभी आंची बोलता है, कौन कहता है कि इसके पास डिग्री नहीं है। वो अपनी पॉकेट से उसकी डिग्री निकाल के सब लोगों को दिखा देता है, जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की थी। ये देखकर तो सबके तोते उड़ जाते हैं। वोंग भी उस डिग्री को पकड़कर आके फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है और सोंगशी से पूछता है, ये सब तुमने कब किया? जिया बोलती है, तुम तो हमेशा से हाउस वाइफ रही हो, तो ये सब कुछ तुम कब कर ली? मुझे तो लगता है तुमने ये फेक डिग्री बनवाई है। वोंग बोलता है, सारा टाइम तो तुम मेरे साथ ही रहती थी और मैं तुम्हें सबसे अच्छे से जानता हूँ। सोंगशी उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और याद करती है किस तरीके से वो हर वक्त जोजो के लिए काम किया करती थी। उसके बाद वो रात भर बैठकर लैपटॉप पर भी काम किया करती थी और प्रेजेंट में वो वोंग की तरफ देखकर बोलती है, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया मैंने तुम्हारे साथ अपने सारे साल बर्बाद कर दिए। जिया वोंग के हाथ से उस डिग्री को छीन लेती है और बोलती है, यही वो डिग्री है ना जिसके बिहाफ पर तुम इतरा रही हो? ये बोलकर वो उस डिग्री को फाड़ देती है। ये बस एक पेपर का टुकड़ा ही तो है। ऐसे बोलने लग जाता है, इससे पहले तुम्हारी पोल पट्टी खुले तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी सबके सामने काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें इंटरनेशनल टीम को दिखाया जाता है। इनके 3 मेंबर अभी अभी वहाँ पर लैंड हुए थे और वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ ही आ रहे होते हैं।
जिया उसे बोलती है, मैं अभी सीनियर ब्रदर को कॉल कर इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, उसके बाद देखना किस तरीके से वो लोग तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। ऐसे ही वो उन्हें कॉल मिलाती है तो वो भी सोंगशी का ही नाम लेते हैं। जिया ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो इस बात को टाल देती है। इसके बाद वो भी उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन सोंगशी के सामने मिस्टर यांजी आ जाता है। इसे यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। जिया शेख को भी बोलने लग जाती है, आप सोंगशी को यहाँ से जाने के लिए बोलिए। तभी वो फौरन टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। जिया भागते हुए उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जिया उन्हें बड़े प्यार से ग्रीट करती है, लेकिन वो लोग तो उसे इग्नोर मार देते हैं। वो सोंगशी के सामने आ जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। बोलते हैं, हम तो यहाँ पर बस मिस सोंगशी से मिलने के लिए आए हैं। जिया बोलती है, मुझे तो लगा आप लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं। वो बोलते हैं, तुम तो यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा लो रैंक पर आती थी, तुमने तो कभी कोई पोजीशन हासिल ही नहीं की थी। अगर हम तुम्हारी हेल्प ना करते तो आज तुम्हारे पास ये डिग्री भी नहीं होती। उसके बाद वो सोंगशी की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं और उसकी डिग्री के बारे में सब लोगों को बताने लग जाते हैं। वोंग भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर वो सोंगशी को कुछ पेपर देकर बोलती हैं, ये वो पेपर है जो आपने हमें तैयार करने के लिए कहे थे। सोंगशी उन पेपर को शेख को पकड़ा देती है। उन्हें बोलती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। शेख भी उसे गुड लक बोलकर वो पेपर ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंगशी यांजी के साथ बाहर आ जाती है। यांजी उसे शुक्रिया अदा करता है, आज का कॉन्ट्रैक्ट बस तुम्हारी वजह से हमें मिला है। सोंगशी बोलती है, इट्स ओके, मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप सच में मुझे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो मुझे प्रमोशन दे दीजिए। यांजी उसके क्लोज आकर बोलता है, बताओ कौन सी पोजीशन पे प्रमोशन चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। इन दोनों को इतना ज्यादा करीब देखकर वोंग की तो जल रही होती है। सोंगशी उसे पीछे करते हुए बोलती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। यांजी उसकी ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। तभी वोंग उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है, तुम्हें मेरी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, हम दोनों मिलकर काफी अच्छे तरीके से काम करेंगे। सोंगशी बोलती है, वो कंपनी मेरी नहीं तुम्हारी है, इसलिए उस कंपनी को अकेले खुद ही संभालो। बोलता है, तुम्हें उसके साथ इतना ज्यादा क्लोज आने की कोई जरूरत नहीं थी। सोंगशी बोलती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं। वो बोलता है, इतने सालों तक तुम मेरे साथ रही, तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने कितने सारे नौकर चाकर रख रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे पास वापस नहीं आना चाहती। आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो लगता है बाद में तुम पछताओगी। सोंगशी बोलती है, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं बिल्कुल भी नहीं पछताने वाली, वैसे भी वो कोई घर नहीं जेल थी। ये बात सुनकर वोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर मैं उस जेल में तुम्हें दोबारा लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी यांजी वहाँ पर आ जाता है, उसे एक चाटा मारकर उसे साइड कर देता है। वोंग बोलता है, मुझे पता चल गया, इसकी वजह से ही तुमने मुझसे डिवोर्स लिया है। सोंगशी को तो गुस्सा आने लग जाता है, इसका तो मैं मुंह फोड़ दूंगी, लेकिन यांजी उसे शांत कर गाड़ी में बैठने के लिए बोल देता है। उसके बाद सोंगशी गाड़ी में चली जाती है और यांजी उसे वार्निंग दे देता है, देखो वो तुम्हारी एक्स वाइफ है, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, उसके बावजूद भी अगर तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोंगशी अपने बाकी सारे कलीग्स के साथ पार्टी कर रही होती है, तो फॉरेन कंट्री में स्पेशली उससे मिलने के लिए आए होते हैं। बोलती है, मैं आप लोगों की बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हो। वो लोग बोलते हैं, शुक्रगुजार तो हम आपके हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही आज हम लोग इस जगह पर हैं। फॉरेन कंट्री के इंस्टीट्यूट में हमारे पास आपके लिए एक सीट खाली है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ वापस चलें और इस इंस्टीट्यूट को दोबारा से ज्वाइन कर ले। बोलती है, इस ऑफर के लिए शुक्रिया, पर यहाँ पर मेरे पास बहुत ज्यादा काम है करने के लिए, ऐसे ही मैं यहाँ पे काम खत्म कर लूंगी, उसके बाद मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। जिसके बाद वो लोग बोलने लग जाते हैं, जब तक आप अपने काम कंप्लीट करोगे तब तक मिस्टर यांजी को भी कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। यांजी बोलता है, हो सकता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल चुकी हो। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं। सोंगशी अब सिंगल हो चुकी है, अब उसे यांजी के क्लोज करना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। सोंगशी तो थोड़ी सी ड्रिंक में टल्ली हो जाती है, तो सभी लोग मिस्टर यांजी को बोलते हैं, हम लोगों को काफी ज्यादा नींद आ रही है और हमें कोई एक जरूरी काम भी निपटाना है, इसलिए हम जाना चाहते हैं, आपने सोंगशी का ख्याल रखिएगा। ये बात बोलकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। के जाते ही यांजी तो स्माइल करने लग जाता है और वो सोंगशी को जगाने की कोशिश करता है और उसे घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन सोंगशी तो उसकी टाई पकड़ लेती है और उसे अपने बहुत ही ज्यादा करीब कर लेती है। यांजी की दिल की धड़कनें तो तेज हो जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, और वो फिर से उसे उठाने की कोशिश करता है। सोंगशी बोलती है, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, क्योंकि मैंने अपनी शादी के इतने सारे साल अपने बच्चे और पति पर वेस्ट कर दिए। बोलता है, आप बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इवन मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद भी करता हूँ।
लेकिन जैसे ही वो सोंगशी की तरफ देखता है तो वो गहरी नींद में सो रही होती है। यांसी बोलने लग जाता है, मैंने पहले 10 साल तुम्हारा इंतजार किया और मैं तुम्हारा अगले 10 साल और इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, तब तक कि तुम मुझे खुद हाँ ना बोलो। इसी तरह वोंग को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा पीने के बाद घर पर आ जाता है। जो बोलता, डैड मॉम आपके साथ क्यों नहीं आई? मैंने टीवी पर उनका शो देखा था, वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। वोंग बोलता है, अभी उन्हें जरूरी काम है ना, इसलिए वो बाद में आएंगी। जो उन्हें कुछ बुक्स दिखाता है और बोलता है, ये सारी बुक्स मेरी मॉम ने लिखी हैं और मैं उनसे ये लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, इसलिए आप जल्दी से उन्हें घर बुला लें। तभी वहाँ पर मिस्टर वोंग की मॉम आ जाती है। वो बोलती है, तुम्हारी माँ किसी और आदमी के साथ भाग गई है, इसलिए अब वो यहाँ पर कभी वापस नहीं आने वाली। मिस्टर वोंग को ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी मोम को चुप करा देते हैं और अपने बेटे को समझाते हैं, मैं तुम्हारी मोम को वापस जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन उसकी मोम बोलने लग जाती है, तुम इतने बड़े हो गए हो, बच्चे को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम दोनों का डिवोर्स हो तो चुका है, तो उसे वापस लाने की क्या जरूरत है? वोंग बोलते हैं, आपको बच्चे के सामने इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए मॉम। उसके बाद वो जोजो को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है और आंटी को नमस्ते करती है। इवन वो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आई होती है। वोंग की मॉम बोलती है, मैं ना बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि जोजो को प्रॉपर हेल्प की जरूरत है। वो भी इतना छोटा है, अपनी मॉम के बगैर नहीं रह सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जोजो के साथ रहो। जिया बोलती है, आंटी डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें सोंगशी को दिखाया जाता है। जैसे ही वो सोकर उठती है तो उसका सर चकरा रहा होता है। तभी उसके पास यांची आ जाता है। सोंगशी उससे पूछती है कि रात को मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी? वो बोलता है, हाँ कुछ ज्यादा ही पी ली थी। सोंगशी बोलती है, पर मैंने कुछ बोला तो नहीं ना तुम्हें? वो बोलता है, हाँ तुमने कहा है ना कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो। सोंगशी तो ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। यांची उसे एक ड्रेस देकर बोलता है, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। में वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची वहाँ पर आ जाती है और वो यांची को डैड कहकर बुला रही होती है। ये देखकर सोंगशी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यांची से पूछती है, क्या तुम्हारी छोटी बेटी भी है? वो बोलता है, नहीं हम इसे ऑर्फन हाउस से लेकर आए थे, उससे ये मुझे अपना डैड ही बोलती है। वो सोंगशी को बोलती है, आंटी मैंने टीवी पर आपका पूरा प्रोग्राम देखा था, आप ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्या आप मेरी मॉम बन सकती हैं? तभी वहाँ पर यांची की मॉम भी आ जाती है। जैसे ही वो सोंगशी को देखती है तो बोलती है, तुम्हें यांची के साथ देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और अपने असिस्टेंट को बोलती है, मेरी बहू के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आओ। सोंगशी तो उनकी बात सुनकर नर्वस हो जाती है, आंटी आप गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो तो उसे जबरदस्ती गिफ्ट्स दे देती हैं। या भी वहीं पर होती है, चुपके से वो उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। दिन में वोंग अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है, क्या आपकी वाइफ अभी भी नहीं मानी? वोंग बोलता है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वो मान ही जाएगी। असिस्टेंट बोलता है, लड़कियों को मनाने के लिए उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी देनी पड़ती है। वोंग बोलता है, ठीक है तो ऑर्डर प्लेस कर दो। तभी जो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, डैड मेरी मॉम वापस तो आ जाएंगी ना? वोंग बोलता है, चिंता मत करो, वो जरूर वापस आएगी। तभी वहाँ पर जिया टपक पड़ती है और बोलती है, वो कभी वापस नहीं आएगी। उसके बाद वो वोंग को फोटोज दिखाती है। जो जैसे ही उन फोटोज को देखता है तो वो उनके पास माओ को भी देख लेता है। जो बोलता लगता है, मॉम को कोई और बच्ची मिल गई है, इसलिए अब कभी वो मुझे अपना बेटा नहीं बनाएंगी। और नाराज होकर वहाँ से भाग जाता है। वोंग जिया को डांटने लग जाता है, तुम्हें ऐसी फोटो क्लिक कर बच्चों के सामने नहीं दिखानी चाहिए थी, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरी तरफ हमें जोजो को दिखाया जाता है जिसने अपनी सारी बुक बिखेर दी होती है। अब मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं करूँगा। जिया बोलती, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें स्टडी करवाऊंगी। दूसरी तरफ यांची की मॉम सोंगशी को लेकर एक मॉल में आ जाती है और उसके लिए काफी ज्यादा शॉपिंग भी करती हैं। शी बोलती, आंटी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं और यांची सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। वो बोलती, सॉरी मैंने तुम दोनों के रिश्ते को गलत समझ लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम यांची के साथ रहो। देखो ना मेरी पोती माओ कितनी ज्यादा अकेली है, उसे होमवर्क करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सोंगशी बोलती है, ठीक है तो मैं इसे पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट सीन में सोंगशी माओ को पढ़ा रही होती है और यांची उसके लिए फ्रूट्स लेकर आ जाता है। और इधर जोजो का तो बुरा हाल होता है क्योंकि जिया उसे बस पढ़ाई जा रही होती है, इवन उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। जोजो बोलता है, मॉम तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी, वो मुझे रेस्ट का बीच में टाइम भी देती थी। वो बोलती है, नहीं पढ़ना तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बस पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी वो वहाँ पर आ जाता है। वो जोजो को ऐसे पढ़ते हुए देखता है तो जिया को शुक्रिया अदा करता है, तो मेरे बेटे पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। जिया बोलती है, मैं इसे फॉरेन लैंग्वेज सिखा रही हूँ ताकि ये टॉप रैंक पर आ सके।
जोजो मन में सोच रहा होता है ये आंटी तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोलती हैं। जोजो की आंखें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही होती हैं, इसलिए वो अपनी आंखें मलने लग जाता है। मिस्टर वोंग अपने असिस्टेंट को बोलता है कल की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दो, कल मैं जोजो के चेकअप के लिए जाऊंगा। असिस्टेंट बोलता है वो मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि वो मीटिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिया बोलती है इट्स ओके ना, इसे चेकअप के लिए मैं ले जाऊंगी। इसी में जिया जोजो को लेकर स्कूल आती है और साथ में मिस्टर वोंग की मोम भी होती है। क्या जोजो को बोलती है तुम्हें अच्छे से अपना पेपर करना है ताकि तुम नंबर 1 की पोजीशन पर आ सको। तो वोंग की मोम भी बोलने लग जाती है मेरा पोता तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। फिर सोंगशी भी माओ को लेकर वहाँ पर आ जाती है। जोजो उन दोनों को साथ में देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। क्या बोलती बहुत अच्छा, तुमने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और तुम्हें अपने सगे बेटी की कोई परवाह ही नहीं है। एक्स मदर इन लॉ भी उसे सुनाने लग जाती है तुम्हें अपने बेटी की परवाह नहीं है तो हमें भी तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हारी तरफ से तुम बाहर में जाओ। लेकिन सोंगशी तो माओ को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एग्जाम चल रहा होता है। जो मन में सोच रहा होता है मैं अपना पेपर बहुत अच्छे से करूँगा, के बाद मेरी मॉम मेरे पास वापिस आ जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हमें रिजल्ट दे दिखाया जाता है। जिया और वोंग भी वहाँ पर आए हुए होते हैं जो के साथ होते हैं और माओ के साथ सोंगशी आ जाती है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जाती है। जो फर्स्ट पोजीशन पर आया होता है। ये बात सुनकर तो वोंग की मोम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जिया की तारीफें करने लग जाती है तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा पोता फर्स्ट पोजीशन पर आया है। वोंग भी उसे शुक्रिया अदा करता है लेकिन जोजो की आंखें तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रही होती और वो बार बार बस अपनी आंखें ही मले जा रहा होता है। सोंगशी वोंग से पूछती है क्या तुमने अपने बेटी का चेकअप नहीं करवाया, लेकिन जिया उसे चुप करा देती है तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, इस बात से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जोजो को स्टेज पर बुलाया जाता है उसका गिफ्ट देने के लिए, लेकिन जोजो तो बुरी तरीके से रोने लग जाता है क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। इसके बाद वोंग जल्दी से उसे गोद में उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। सोंगशी भी हॉस्पिटल में आ जाती है तो उसकी एक्स मदर इन लॉ से बहुत ही ज्यादा बातें सुनाने लग जाती है। वो बोलती है ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सोंगशी वोंग की तरफ देखकर बोलती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें उसका चेकअप कराना है। ये बोलकर वो उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तभी जिया भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है मिस्टर वोंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे स्टडी कराने में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि मैं उसका चेकअप कराना ही भूल गई। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताता है उसकी आंखों की सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 24 आवर काफी ज्यादा क्रिटिकल है और उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करने की जरूरत है। सीन में जोजो की सर्जरी हो जाती है और उसे बाहर लाया जाता है। सोंगशी अपने बेटे से मिलने के लिए आने लगती है लेकिन उसकी एक्स मदर इन लॉ से धक्का मार देती है। यांसी आकर सोंगशी को संभाल लेता है और उसे बोलता है चिंता मत करो जोजो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जोजो बार बार अपनी मोम को ही पुकारे जा रहा होता है। सोंगशी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जिया सभी को बोल दिया आप लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगी, लेकिन मिस्टर वोंग उसे भेज देता है और खुद जोजो के पास रहता है। नेक्स्ट सीन में सोंगशी को दिखाया जाता है जो सारी रात जोजो की केयर कर रही होती है। वो उसके लिए खाना बना कर लाई होती है, इवन उसकी ड्रिप भी चेंज करती है, लेकिन जोजो की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई होती है इसलिए उसे किसी बात का नहीं पता होता। नेक्स्ट सीन में जिया जोजो के पास आ जाती है। जैसे ही मिस्टर वोंग सोकर जागते हैं तो वो जिया को बैठे हुए देखते हैं। जिया भी झूठ बोल देती है सारी रात मैं ही जोजो की केयर कर रही थी। वोंग उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। के बाद जिया उसे खाना खिलाने लग जाती है। जोजो जैसे ही खाना खाता है तो उसे पता चल जाता है ये खाना उसकी मोम ने ही बनाया है। वो पूछता है क्या मेरी मोम मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो बोलती है नहीं तुम्हारी मोम तो तुमसे मिलने नहीं आई। दूसरी तरफ हमें सोंगशी को दिखाया जाता है सारी रात जागने की वजह से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। यहाँ से उसे बोलता है तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। सोंगशी बोलती है वो मेरा बेटा है, मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकती हूँ, इसीलिए मैं सारी रात उसका ख्याल रखती रही। अगर इन लोगों ने जोजो का ख्याल ठीक से नहीं रखा तो हो सकता है उसकी आंखों की रोशनी चली जाए, इसलिए मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। यांसी बोला ठीक है चलो हम उसके लिए कुछ कपड़े लेने के लिए चलते हैं। के बाद सोंगशी वोंग के घर पर आ जाती है। मेड उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सोंगशी उनसे पूछती है ये इतना ज्यादा मीठा कौन खाता है। मेड बताती है जिया मैडम ये सारा खाना जोजो को खिलाती हैं। उसके बाद वो उसे उसके बेडरूम में भी लेकर जाती हैं। उसके बाद मेड उसे जोजो के रूम में लेकर जाती है और बताती है जिया मैडम उसे बहुत ही ज्यादा स्टडी कराती है, कम से कम 15 घंटे बेचारा पढ़ता ही रहता है। जोजो पढ़ते पढ़ते इतना थक जाता है कि उसकी आंखों में दर्द भी होता है, लेकिन जिया मैडम जबरदस्ती उसे पढ़ाई करवाती हैं। ये सारी बातें सुनकर सोंगशी को अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है।
दूसरी तरफ जोजो जिया को बोल रहा होता है मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है। जिया उसे अपने साथ बाहर लेकर आ जाती है, लेकिन तभी जिया के फोन पर कॉल आ जाती है। उसे अटेंड करने के चक्कर में वो जोजो को वहीं पर छोड़कर साइड में चली जाती है। जोजो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे बस सुनाई दे रहा था। तभी सामने एक बच्चा अपनी मोम के पास आता है और वो अपनी मोम से प्यार कर रहा होता है और वो अपनी मोम को आई लव यू बोल रहा होता है। ये सुनकर जोजो को अपनी मोम के लिए बुरा लगता है, काश मेरी मोम भी मेरे पास आ जाए। अभी सोंगशी वहाँ पर आ जाती है और जोजो को खाना खिलाती है, लेकिन वो जोजो से कोई बात नहीं करती। खाना खिलाने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। अभी जोजो उसका हाथ पकड़ लेता है, आप मेरी मोम है ना। तभी जिया उसके पास आ जाती है और जोजो को बोलती है ये तुम्हारी मोम नहीं है, और सोंगशी को देखकर बोलती है तुम्हें क्यों लगता है कि अभी तुम्हारे पास आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जोजो तो बस मुझे ही अपनी मोम मानता है। तभी मिस्टर वोंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो सोंगशी को देखकर बोलता है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया जो तुम जोजो को देखने के लिए आ गई। बोलती है जोजो मेरा बेटा है तो ऑब्वियसली इसी बात है, मैं उसे देखने के लिए आऊंगी ही, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, तुम जिया से अपने बेटे को दूर रखो। जिया बोलती है मैंने सारी रात जोजो की केयर की है, तुम ये बात नहीं बोल सकती हो। सोंगशी बोलती है पर जोजो के साथ तो सारी रात मैं थी। ये सुनकर वो लोग तो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिया बोलती है झूठ बोल रही है, जोजो को स्टडी मैं कराती हूँ और उसे खाना भी मैं खिलाती हूँ। सोंगशी अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाल कर बोलती है देखो जरा ये पढ़ाई कराई जाती है, ये इतने छोटे बच्चे को 15 घंटे पढ़ाती है, क्योंकि इसको इस बात का पहले से ही पता था कि उसकी आंखें ठीक से काम नहीं करती। जिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस चाहती थी कि वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आए। उसके बाद सोंगशी उसे फिश की फोटो दिखाती है जो मीठे खाने से भरा हुआ होता है। सोंगशी बोलती है इसे पता है कि जोजो को इतना ज्यादा मीठा खाना नहीं खिलाना चाहिए, उसके बावजूद ये उसे इतना ज्यादा मीठा खाना खिलाती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये हमारे बेटी को मारना चाहती है। जिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद वो जोजो को पकड़ते हुए बोलती है बताओ मैं तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखती हूँ ना। लेकिन जोजो तो बेहोश हो जाता है। वो उसे उठाकर रूम में लेकर आ जाता है। मैगजीन में सोंगशी अपने बेटी का ख्याल रख रही होती है, तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। वो उसे बताता है अब्रॉड में मैंने आपके लिए घर का इंतजाम कर दिया है, इसलिए आप वहाँ पर मूव ऑन हो सकती हैं। सोंगशी बोलती है अभी मेरे कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करने के बाद ही मैं वहाँ पर मूव ऑन करूंगी। वो बोलते हैं हमने आपको कुछ पेपर्स मेल किए हैं, आप उन्हें चेक कर लीजिए। उसके बाद सोंगशी लैपटॉप पर अपना काम करने लग जाती है। वो उसे दूर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये कितनी ज्यादा टैलेंटेड है ना, पर मैंने कभी इसकी कदर ही नहीं की। घर का भी काम करती थी और बाहर का भी काम कर लेती थी, पता नहीं मैंने इसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया। इसके बाद वो उसके पास आकर बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलती है लेकिन हमारे पास बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो बोलता है मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ, मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा गलत किया है। सोंगशी बोलती है तुम मुझसे किस किस बात की माफी मांगोगे? मेरे बच्चे के सामने तुमने दूसरी औरत को लाकर खड़ा कर दिया और ऊपर से मेरा बच्चा उसे अपनी मोम मारने के लिए तैयार है और अब मुझसे माफी मांग रही हो। वैसे भी मैं इस जगह को छोड़कर जा रही हूँ। वो बोलता है तुम कहाँ पर जा रही हो? सोंगशी बोलती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और वो उसे साइड करके वहाँ से चली जाती है। तभी जोजो अपनी मोम को पुकारने लग जाता है। वोंग उसके पास आता है। जोजो बोलता है मैं अपनी मोम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ डैड, प्लीज आप मोम को लेकर आ जाइए क्योंकि वही मेरी केयर कर सकती हैं। वो बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मोम को वापस लेकर जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ हमें सोंगशी को दिखाया जाता है जो अपने सारे कलीग्स को वहाँ से वापस भेज देती है। उसके बाद वो येंजी के साथ होती है। अभी येंजी की मॉम माओ को उनके पास भेज देती है और अपने बेटे को कॉल कर कर बोलती है मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए फॉरेन कंट्री जा रही हूँ, इसलिए अब तुम दोनों को ही माओ को देखना होगा। एक्चुअली मैं वो बहाना बना रही थी ताकि माओ और ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके और ये तीनों एक दूसरे के क्लोज आ सके। और जो अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। तभी जिया उसके पास आकर उसे सॉरी बोलती है। तुम चाहते हो ना तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास वापस आ जाए, तो उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जो भी उनकी बात मान लेता है। तो सोंगशी और माओ साथ में जा रहे होते हैं। तभी जोयोन की तरफ कोई टॉय फेंक देता है। माओ टॉय पकड़ने के लिए आती है। जो से गिराने के लिए पीछे से आ जाता है, लेकिन तभी जिया आकर उन दोनों को ही गिरा देती है। तभी सोंगशी आकर उन दोनों को बचा ले। जिया उसे बोलती है तुमने जोजो को मारने की कोशिश की है। माओ बोलती है आंटी आप झूठ बोल रही हैं। तभी वांग भी वहाँ पर आ जाता है। जिया उसे बोलती है
सोंगशी ने तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश की है, इसे जेल में भिजवा दो। लेकिन तभी मिस्टर यांजी की टीम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर आ जाती। इसकी हिम्मत हो गई मेरी पोती और बहू को जेल में भेजने की, और अभी पता चल जाएगा किसने ये हरकत करने की कोशिश की। उसके बाद कैमरा फुटेज चेक की जाती है। जिया ने तो पहले ही उन कैमरा में से अपनी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी होती है। अभी एक मेड आकर बताती है यहाँ पर एक और कैमरा लगा है। जैसे ही उसकी फुटेज चेक की जाती है तो जिया का सच सबके सामने आ जाता है। यांजी अपने असिस्टेंट को बोलता है इसे पकड़कर यहाँ से ले जाओ। जिया तो शोर मचाने लग जाती है, लेकिन कोई भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। वोंग सोंगशी को बोलता है प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, जैसे तुम जोजो से प्यार करती हो वैसे उसे कोई भी नहीं कर पाएगा। सोंगशी बोलती है लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। तभी यांजी बीच में बोल पड़ता है तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। वोंग बोलता है तुम अभी उसकी जिंदगी में आए हो, उसे ऐसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। यांजी बोलता है मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। सोंगशी उसे पूछती है तुम मुझे 10 साल से कैसे जानते हो, तो यांजी उसे उसकी आईडी दिखा देता है। सोंगशी को 10 साल पहले वाला सीन याद आ जाता है जब उसने उसकी हेल्प की थी। यांजी बोलता है उसके बाद में फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए चला गया था, लेकिन मेरे दिल में तुम बस गई थी और मैंने यही सोचा था मैं जब भी वापस आऊंगा तो तुमसे ही शादी करूंगा। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वोंग और जोजो को दिखाया जाता है। वोंग तो काफी ज्यादा उदास होता है। जोजो बोलता डैडा मोम को वापस ले आइए। वोंग बोलता है मैंने उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है, इसलिए शायद अब वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। जोजो बोलता है अगर हम किसी को सॉरी बोले तो वो हमें माफ कर ही देता है। तभी मेरा कर बताती है हमारा डॉग बहुत ही ज्यादा उदास है क्योंकि सोंगशी इससे बहुत ही ज्यादा बातें किया करती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वोंग और जोजो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, इसलिए सोंगशी डॉग को ही प्यार किया करती थी। प्रेजेंट में इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। मेड उन्हें बताती है सोंगशी का बर्थडे आने वाला है, आपको उन्हें बर्थडे का सरप्राइज देना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है वो फिर से वापस आ जाएंगी, क्योंकि जोजो जब बीमार पड़ा था तो उन्होंने इसका काफी ज्यादा ख्याल रखा था। जोजो तो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो दूसरी तरफ यांजी उसे बर्थडे पर सरप्राइज देता है। इवन उसकी पूरी फैमिली उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। तभी वांग और जोजो भी उसके लिए केक लेकर आ जाते हैं। वांग उसका हाथ पकड़कर बोलता है तुम मेरी फैमिली हो तो दूसरे लोगों के साथ पार्टी क्यों कर रही हो। सोंगशी बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। जोजो आकर अपनी मोम को रोकने की कोशिश करता है। सोंगशी उसे बोलती है तुम्हें अब अपने डैड के साथ ही रहना है क्योंकि तुम्हारे डैड और मोम का डिवोर्स हो चुका है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन काफी ज्यादा सैड होती है। तभी उसे कॉल आती है कि आपका हायर एजुकेशन के लिए स्कूल में एडमिशन हो चुका है। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वोंग को पता चलता है कि सोंगशी की फ्लाइट है, इसलिए वो भागता हुआ वहाँ से जाता है। नेक्स्ट सीन में सोंगशी को स्टेज पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पीच दे रही होती है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, ये कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तभी वांग भी जोजो के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो उसे बोलता है हम दोनों बस तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए आए थे, जहाँ भी रहना खुश रहना। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी यांजी वहाँ पर आ जाता है जो उसके लिए पिंक रोसेस लेकर आया था। वो बोलता है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। इधर जोजो बोल रहा है डैड आपने वोंग को मनाया क्यों नहीं। वोंग बोलता है जहाँ पर वो आ जाए ना वो यही जगह डिजर्व करती है। इधर यांजी रिंग निकाल कर नील डाउन होकर उसे प्रपोज करने लग जाता है। तभी वांग वापिस आ जाता है लास्ट चांस के लिए, लेकिन अब उसके पास कोई चांस नहीं बचा था और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।